Question number 46. Who has been termed as motiveless malignity? साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कहीं पर आपको ये नजर आए मोटिवलेस मैलिग्निटी, तो आप तुरंत से अपने जहन में केवल एक ही कैरेक्टर को लेकर के आइएगा और वो कैरेक्टर है इयागो। अब इसकी डिटेल में आपको बताता हूं। मोटिवलेस तो आप समझ ही गए होंगे, उद्देश्य से रहित। मैलिग्निटी का मतलब है दोस्तों बैर, द्वेष, शत्रुता। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो उद्देश्य से रहित होकर के किसी से बैर, दुश्मनी या शत्रुता रखता है, ये शब्द प्रयोग किया गया है इयागो के लिए। और आप जानते हैं कि इयागो एक विलेनियस, मोस्ट विलेनियस कैरेक्टर है शेक्सपियर का, जो ओथेलो प्ले के अंदर दिया है। तो याद रखिएगा, मोटिवलेस मैलिग्निटी, उद्देश्य रहित द्वेष की अगर हम बात करें तो एक कैरेक्टर हमारे जहन में आना चाहिए जिसका नाम है इयागो। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल बता देता हूं। The phrase motiveless malignity is taken from a note Samuel Taylor Coleridge। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर जो ये मोटिवलेस मैलिग्निटी शब्द है, इसका प्रयोग S.T. कॉलरिज के द्वारा किया गया उनके एक पेपर में, या यूं कहिए लेक्चर में। एस.टी. कॉलरिज याद रखिएगा। तो एस.टी. कॉलरिज ने ये कहा है, हु रोट इन हिज कॉपी ऑफ शेक्सपियर। अपने जो लेक्चर थे उन्होंने अपनी कॉपी में जो शेक्सपियर के ऊपर थे उस पर लिखा हुआ था, एज ही वाज प्रिपेयरिंग ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स। क्योंकि वो एक सीरीज तैयार कर रहे थे अपने लेक्चर्स की शेक्सपियर के ऊपर, वहां पर उन्होंने इस शब्द को मेंशन किया हुआ था। The note phrase concerned the end of Act First and Scene Third of Othello। ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि इसका प्रयोग ओथेलो प्ले में किसी कैरेक्टर के लिए हुआ है, इन विच, जिसमें इयागो टेकन लीव फ्रॉम रोडारिको। और ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि ये इयागो के लिए प्रयोग किया गया है, जो लीव लेता है, मतलब अलग होता है, विदा लेता है किससे? रोडारिको से। दोस्तों ये थोड़ा सा यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि रोडारिको कैरेक्टर किस प्ले में आया है, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। इस वार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोडारिको कैरेक्टर, ये ओथेलो में है। सेइंग यहां पर कहता है इयागो, गो टू फेयरवेल, अब मैं चलता हूं, अलविदा। आगे आप चाहें तो ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। दिस रिमार्केबल कॉपी ऑफ द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स एक्सटेंसिव मैन्युस्क्रिप्ट नोट्स बाय द पोएट एंड द क्रिटिक सैमुअल टेलर कॉलरिज। कि जो ड्रामेटिक वर्क है ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स, रखता है क्या? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं दोस्तों पांडुलिपि, यानी हाथ से लिखा हुआ लेख। बहुत सारे नोट्स हैं इसमें, उनके हाथ से लिखे हुए। किसके द्वारा लिखे गए? सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा, जो एक क्रिटिक भी हैं और एक कवि भी हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, सैमुअल टेलर कॉलरिज इज अ रोमांटिक पोएट एंड ही पार्टिसिपेटेड इन राइटिंग द मोस्ट फेमस रोमांटिक वर्क, रोमांटिक रिवाइवल वर्क, the lyrical ballads written with Samuel Taylor Coleridge and Wordsworth। तो दोनों का कोलैबोरेटेड वर्क है ये लिरिकल बैलाड्स। तो आपको मालूम है कि ये रोमांटिक पोएट हैं, क्रिटिक हैं। तो इन्होंने अपने लेक्चर्स जो हैं उसमें इस बात का वर्णन किया है, और इयागो के लिए मोटिवलेस मैलिग्निटी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है हु टर्म्ड
Iago as motiveless malignity, तब आप कहिएगा S.T. Coleridge। आपसे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इयागो के लिए मोटिवलेस मैलिग्निटी टर्म का प्रयोग किया है, तो आप कहेंगे S.T. Coleridge। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलिबन इज द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, married Prospero's daughter in the Tempest, killed Prospero in the Tempest, is the villain in the Tempest। देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में टेम्पेस्ट दिया हुआ है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कैलिबन जो है वो टेम्पेस्ट प्ले का एक कैरेक्टर है। अब यहां पर अगर आपने टेम्पेस्ट पढ़ा हुआ है, मैंने आपको उसका PDF सेंड किया होगा हिंदी समरी, तो आप जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक बार प्ले को पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हमारे तैयार हो जाते हैं। अगर आपने समरी पढ़ ली अच्छे से तो कैरेक्टर्स आपको याद हो गए और जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, किसका किससे क्या रिलेशन है वो आपको याद हो जाता है। तो समरी आप जरूर पढ़ें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप मुझे बताते रहें, जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी में, आप इजीली उनको पढ़ते रहिएगा। तो कैलिबन कौन है दोस्तों? इन चारों में से दोस्तों जो सही आंसर है वो है डी, इज द विलेन। यहां पर जो कैलिबन है वो विलेनियस रोल प्ले करता है, यानी एक विलेन का रोल प्ले करता है इन द टेम्पेस्ट। अब थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी आपको उसकी दे देता हूं कैलिबन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद करें, नोट करें। कैलिबन इज वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। तो शेक्सपियर के फेमस प्ले टेम्पेस्ट का एक मुख्य किरदार है, कैरेक्टर है कैलिबन। ए टेल ऑफ रिवेंज, और टेम्पेस्ट को ए टेल ऑफ रिवेंज इन्होंने कहा है। ए टेल ऑफ रिवेंज क्यों कहा है? क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग जो है दोस्तों वो बदले की भावना इसमें दिखाई गई है, परंतु लास्ट में वो सभी को फॉरगिव कर देता है प्रोस्पेरो, इसीलिए इसको प्ले ऑफ फॉरगिवनेस भी कहा जाता है। रोमांस एंड मैजिक, देखिए ध्यान से, इन द प्ले ड्रामेटिस्ट पर्सोनेज द कैरेक्टर कैलिबन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव। दोस्तों ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, मैं इसको फिर से एक बार आपको बताता हूं कि अगर ये जो शब्द है जिसको मैं सर्किल में कर रहा हूं दोस्तों, ये शब्द अगर आपको दिया जाता है, ये सेंटेंस दिया जाता है, हु इज, और आपसे पूछा जाए कि हु इज अ सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव इन द टेम्पेस्ट, या हु इज नोन एज ए सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव इन शेक्सपियर्स वर्क्स, तब आप कहेंगे कैलिबन। कैलिबन को एक सैवेज के रूप में, धूर्त, मक्कार, गंवार के रूप में, और डिफॉर्म्ड स्लेव जो बहुत अच्छा नहीं है, डिफॉर्म्ड है, वो उसको स्लेव कहा गया है, गुलाम कहा गया है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो प्रोस्पेरो का गुलाम है, स्लेव है। द सन ऑफ ए विच, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैलिबन इज द सन, कैलिबन बेटा है, किसका बेटा है? ऑफ ए विच, एक चुड़ैल का, एक प्रेत का, प्रेत आत्मा का, नेम्ड साइकोरेक्स, उसका क्या नाम है? साइकोरेक्स नाम है दोस्तों। तो द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर इज साइकोरेक्स। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द मदर ऑफ कैलिबन, तो कैलिबन की मदर का नाम है साइकोरेक्स, और ये साइकोरेक्स का बेटा है कैलिबन। इसको प्रोस्पेरो ने आजाद कराया और इसको अपना गुलाम उसने बना लिया। एंड द डेविल हिमसेल्फ, और वो खुद में क्या है? एक राक्षस है,
ही इज सर्टेनली डिफॉर्म्ड, वह डिफॉर्म्ड है, बदसूरत है, एंड मोनेस्ट्रस, और दैत्याकार आकार है उसका, जो उसका फिगर है वो बहुत ही विशाल है, दैत्याकार है। बट एज ए कैरेक्टर ही इज मच मोर देन ए स्लेव, परंतु अगर प्ले के अंदर एक कैरेक्टर के रूप में हम उसका अध्ययन करें तो वो एक मात्र स्लेव नहीं है, बल्कि उससे भी एक अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कैलिबन इज अ सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव ऑफ प्रेस्पेरो, एंड द मदर ऑफ कैलिबन इज साइकोरेक्स, ही इज ऑल्सो अ डेविल। ध्यान रखिएगा, उसकी मदर एक विच है और वो डेविल है। ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ, ओफिलिया कौन है, किस प्ले में है? देखो दोस्तों, आप भी ये प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आप बड़े ध्यान से आप देख रहे होंगे। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि कैरेक्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप नोट कीजिए इस बात को। तो कैरेक्टर वाली जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, जो क्लाउन्स हैं, जो हीरोइंस हैं, जो विलेन्स हैं, उनके नाम तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। यहां पर क्वेश्चन है दोस्तों, ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ, सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि ओफिलिया जो है वो किसकी बिलव्ड है? मैकबेथ नहीं, मैकबेथ की लेडी मैकबेथ है। ओथेलो की डेस्डेमोना है। रोमियो एंड जूलियट आपको मालूम है, तो ओथेलो में डेस्डेमोना बिलव्ड है, रोमियो में जूलियट, और मैकबेथ में लेडी मैकबेथ। और हैमलेट की अगर बात करें तो दोस्तों, हैमलेट की बिलव्ड जो है वो है ओफिलिया। और यही आप कह सकते हैं कि आप एक हीरोइन के रूप में ओफिलिया को मान सकते हैं। आइए थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी मैं इसकी आपको दे देता हूं। शी इज ए यंग नॉबल वुमेन ऑफ डेनमार्क। ओफिलिया इज फ्रॉम डेनमार्क। ये डेनमार्क की रहने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है हैमलेट प्ले जो है वो डेनमार्क में उसको दिखाया गया है। द डॉटर ऑफ पोलोनियस, और ये पोलोनियस की बेटी है। ओफिलिया इज द डॉटर ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस की बेटी है ये। सिस्टर ऑफ लेयर्टीज, और लेयर्टीज की बहन है। वो जो कहानी मैंने आपको बताई थी मल्ल युद्ध वाली, द्वंद्व युद्ध वाली, कि हैमलेट और लेयर्टीज का द्वंद्व युद्ध होता है, तो ये वही लेयर्टीज है। और ओफिलिया जो कि बिलव्ड है किसकी? हैमलेट की, वो अपने भाई लेयर्टीज से बहुत प्रेम करती है। और दूसरी तरफ उसका जो बिलव्ड है, जो हैमलेट है, इन दोनों की कहानी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट इसमें आएगा। और ये तीनों कैरेक्टर जो हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस प्ले के अंदर, पोलोनियस, लेयर्टीज और ओफिलिया। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आगे देखिए, एंड बिलव्ड ऑफ प्रिंस हैमलेट। तीनों ही रिलेशन जो बनते हैं वो आपको यहां पर बता दिए गए हैं। पोलोनियस की बेटी है, लेयर्टीज की सिस्टर है, हैमलेट की बिलव्ड है। ओके, अब एक और बात आपको समझनी है। ओफिलिया इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो कहानी ली गई है हैमलेट की, इसमें ओफिलिया एक फिक्शनल, एक काल्पनिक कैरेक्टर है दोस्तों। शी इज वन ऑफ ओनली 2 फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्ले। और जो हैमलेट है, हैमलेट प्ले है, इस प्ले के अंदर केवल दोस्तों 2 लेडी कैरेक्टर दिखाए गए हैं। कौन कौन से 2 लेडी कैरेक्टर हैं? एक तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से, गर्ट्यूड, कुछ लोग जर्ट्यूड बोलते हैं, मदर ऑफ हैमलेट है और बिलव्ड ऑफ हैमलेट है। तो 2 में से एक कैरेक्टर ओफिलिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ हैमलेट।
और ये भी ध्यान रखिएगा मैकबेथ के साथ लेडी मैकबेथ है, ओथेलो की बिलव्ड डेस्डेमोना है, रोमियो के साथ जूलियट। वीनस एंड एडोनिस इज बाय, वीनस एंड एडोनिस किसने लिखा है? तो आपको पहले केवल इतना बताना है कि किसका वर्क है, शेक्सपियर का, मिल्टन का, गाल्सवर्दी का, वर्ड्सवर्थ का। दोस्तों थोड़ा सा स्पष्ट हो जाइए, क्योंकि ये बात मैंने बहुत पहले से मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग, कुछ लोग मेरी बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो विश्वास करते हैं उनसे और जो विश्वास नहीं करते हैं दोनों लोगों से ही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि आप विश्वास करें या न करें, लेकिन जितना वर्क मैं इसमें करा रहा हूं दोस्तों, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि अगर कुछ इधर उधर भी होता है तो फिर आपको ये ना लगे कि यार हम काश ये पढ़ लेते, ये कर लेते। इतना कर लीजिए तो मुझे नहीं लगता कि लिटरेचर में आप किसी से मार्क खाएंगे, किसी से आप कम रह जाएंगे। प्लीज इस बात पर थोड़ा फोकस करें। और यहाँ पर एक बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि जो वर्क है, वर्क की लिस्ट आप तैयार कर लीजिए और उन वर्क की लिस्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा वर्क शेक्सपियर का है, कौन सा वर्क मिल्टन का है, कौन सा वर्क गाल्सवर्दी का है, कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का है। ये क्वेश्चन इस पे आप समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपको जरूर इस पे मिलेंगे। आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आपको मालूम है आपके मार्क्स कटेंगे। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय शेक्सपियर। और पोएम कैसी है, आइए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। वीनस एंड एडोनिस इज ए नैरेटिव पोएम। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन ये आपका तैयार हो जाता है कि किस प्रकार की कविता है वीनस एंड एडोनिस। एक्चुअली इट इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इट इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस आपको कई बार रिपीट कराऊंगा, समझाऊंगा, बट प्यारे साथियों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको बार बार मेरे साथ ही केवल रिवीजन करते रहें। तो वीनस एंड एडोनिस इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स द स्टोरी। यह हमको एक कहानी बताती है। नैरेट का मतलब आप सोच रहे होंगे नैरेटिव पोएम क्या होती है, जिसमें कहानी बताई जाए, नैरेट किया जाए स्टोरी को। अबाउट वीनस, ये वीनस के बारे में है। और वीनस कौन है दोस्तों? द गॉडेस ऑफ लव, प्रेम की देवी के रूप में उसको जाना जाता है। फॉल्स इन द अट्रैक्शन, वो प्रेम में पड़ जाती है, ऑफ ए यंग मैन, एक युवा लड़के के, अपॉन द अर्थ, जो पृथ्वी पर है, जिसका नाम एडोनिस है। तो ध्यान दीजिएगा, द गॉडेस ऑफ लव वीनस falls in love with a man or boy on earth named Adonis. William Shakespeare wrote this poem during the period of 1592 or 93. 1592-93 के दौरान उन्होंने ये कविता लिखी। तो Venus and Adonis is a long narrative poem by William Shakespeare, and in this poem there is a goddess of love named Venus fall in love a earthly man Adonis। आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। Who among the following was born first of all? यहां पर पूछा गया है दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा सा भी इसको ध्यान से पढ़ा है तो। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनका सीक्वेंस क्या है दोस्तों? जिस सीक्वेंस में दिए हैं थोड़ा सा देखिए। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के हैं, जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज है, जैकोबियन एज के हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के हैं, गाल्सवर्दी मॉडर्न एज के हैं। तो इन एज में अगर हम बात कर लें डायरेक्टली तो सबसे पहले शेक्सपियर आते हैं। उन्होंने पूछा सबसे पहले किसका जन्म हुआ है।
अब यदि जन्म की बात करते हैं तो आइए आपको बड़े इजीली ये सब याद होंगे। शेक्सपियर का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो आपको मालूम है 1564 में हुआ है। कितने में? 1564 में। उसके बाद जॉन मिल्टन आते हैं, 1608 में इनका जन्म हुआ है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, 1770 में इनका जन्म हुआ है। और उसके बाद जॉन गाल्सवर्दी 1867 में। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इजी है, आपको याद भी होगा। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स इज, शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो 152, 156, 150, 154, तो 154 सोनेट्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। The language used by Shakespeare in his dramas for the most part is, जो ज्यादातर भाषा है, लैंग्वेज है, स्टाइल है, वो यूज किया है उन्होंने। कौन सा स्टाइल यूज किया है? पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज, ड्रामेटिक वर्स। तो जो लास्ट वीडियो था दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स दो पंक्तियां या दो से अधिक पंक्तियां जिनके अंदर मीटर का प्रयोग हो परंतु राइम का प्रयोग ना हो, वो ब्लैंक वर्स कहलाती है। ये आप पढ़ लीजिएगा, जल्दी से मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं आपके लिए। इन मोस्ट ऑफ द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वी फाइंड राइम वर्स और ब्लैंक वर्स। ज्यादातर प्लेज में आपको ब्लैंक वर्स देखने को मिलता है। शेक्सपियर इज वेल नोन फॉर यूजिंग ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स के लिए जाना जाता है इनको। सम ऑफ हिज कैरेक्टर्स मोस्ट फेमस स्पीचेस सेट देमसेल्व्स अपार्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट बट ऑल्सो देयर यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। कुछ स्पीचेस जो हैं वो अपने ब्लैंक वर्स के यूज के लिए जानी जाती है। विद ब्लैंक वर्स वी टिपिकली फाइंड आयम्बिक पेंटामीटर विच इज 5 सेट्स ऑफ, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप फिर से इसको देख लीजिएगा कि 5 पदों वाला जो पंक्ति है, 5 पदों वाली, जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, और 5 पदों वाली पंक्ति को आयम्बस कहते हैं। तो आयम्बिक पेंटामीटर यानी 5 पदों वाली जो पंक्ति बनेगी वो आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगी। तो उसमें पेंटामीटर का प्रयोग इन्होंने किया है ब्लैंक वर्स में, परंतु राइम का प्रयोग नहीं। शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली शो, जो 1 से 126 तक के सोनेट्स हैं दोस्तों, 1 से 126 तक के सोनेट्स पर्सनल रिलेशनशिप विद ए रिच पैट्रॉन, पर्सनल रिलेशनशिप विद ए रिच पैट्रॉन। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है कि शायद लास्ट वाले वीडियो में यहां पर इन्होंने दिए है 1 to 126, 1 से 126 तक के सोनेट। तो ये एक यंग, यस ठीक है दोस्तों, 1 to 126, और उसके बाद जो है डार्क लेडी को, और उसके बाद 2 क्यूपिड को। तो 154 सोनेट जो है उनमें से 126 जो है वो एक यंग पैट्रॉन को है, नवाब को है, और उसके बाद डार्क लेडी को है, उसके बाद 2 क्यूपिड को है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, सही आंसर बिल्कुल, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रॉन। हेनरी रॉथस्ले का नाम लिया जाता है जनरली, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, डार्क लेडी किसके सोनेट्स में मिलती है या किसके सोनेट्स में डार्क लेडी का जिक्र आता है? सरे, वॉट, शेक्सपियर, स्पेंसर। तो ये हमने पढ़ लिया है कि डार्क लेडी, और मैंने आपको बताया था कि डार्क लेडी कौन है। एक्चुअल में कोई इसकी थ्योरी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। तो क्रिटिक्स का जो मानना है, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं पता लगा पाए कि शेक्सपियर ने जो अपने सोनेट्स में जिस प्रेम की बात की है, जिस लेडी का रेफरेंस दिया है, क्योंकि उन्होंने सोनेट्स में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दिया जो पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट करता हो, तो फिर क्रिटिक्स ने
आलोचकों ने इसको डार्क लेडी की संज्ञा दे दी। डार्क लेडी से मतलब एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप ये थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर इज ए ग्रेट प्लेराइट एंड पोएट हु रोट सोनेट्स व्हिच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेज। द टू एड्रेसेस ऑफ द सोनेट्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज यंग मैन। एक यंग मैन को, वही यंग पैट्रोन हेनरी रॉसले, और दूसरा डार्क लेडी जिसके बारे में कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। इनमें से कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, यस। एडवर्ड हैमलेट, यस। रिचर्ड थर्ड, यस। तो एडवर्ड द सेकंड को हमेशा ही शेक्सपियर के प्लेस के साथ काउंट किया जाता है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रख लें। रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, ये वर्क लिखे हैं, लेकिन एडवर्ड सेकंड वर्क जो है वो शेक्सपियर का नहीं है। तो देख लीजिए इसकी डिटेल। एडवर्ड द सेकंड इज द प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है दोस्तों, एन एलिजाबेथन पोएट, जो इन्हीं के समकालीन आप कह सकते हैं, इन्हीं के समय में, और बहुत ही अच्छे ट्रेजेडी राइटर के रूप में इनको जाना जाता है। इनके जो मैक्सिमम वर्क्स हैं दोस्तों वो ट्रेजेडी हैं। तो एडवर्ड द सेकंड इज ए वर्क बाय क्रिस्टोफर मार्लो। The Comedy of Errors is an adaptation of a Latin comedy which is. The Comedy of Errors is a work by Shakespeare. Shakespeare का वर्क है। तो ये कह रहे हैं कि ये एडेप्टेशन है ऑफ ए लैटिन कॉमेडी, एक लैटिन कॉमेडी का, जो एक लैटिन वर्क है उसका एडेप्टेशन है, उससे लिया गया है। विच इज, कौन सा है वो? तो यहाँ पर ये नाम जो है आपको दोस्तों ये बहुत देखने को मिलेगा, जैसे होलिन्स क्रॉनिकल है, ऐसे मिनैक्मी, ये जो नाम है ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। ये भी कई वर्क का सोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनके सोर्स के रूप में मिनैक्मी को जाना जाता है। थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। The Comedy of Errors is an adaptation of a Latin comedy Menacme written by ancient dramatist Plautus. Plautus का ये वर्क है, तो ध्यान रखिएगा, ये इनके कई प्लेस के सोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। Shakespeare dedicated his youthful poems Venus and Adonis. दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्क में यदि डेडिकेशन है, किसी को समर्पित की गई है, कोई भी किसी भी प्रकार की रचना चारों राइटर की, तो उस बात को आप जरूर याद कर लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा वर्क इसको डेडिकेटेड है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वीनस एंड एडोनिस, जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसमें वीनस फॉल इन लव हो जाती है एडोनिस के साथ, ये किसका वर्क है? और दूसरा कहा गया है द रेप ऑफ लुक्री। द रेप ऑफ लुक्री किसका वर्क है और किसको ये डेडिकेटेड है? तो वर्क तो यहाँ पर पहले से ही मेंशन है दोस्तों, शेक्सपियर का वर्क है। डेडिकेशन किसको है, किसको समर्पित है? तो अर्ल ऑफ साउदे, अर्ल ऑफ सदम्पटन, अर्ल ऑफ सरे, द अर्ल ऑफ सैक्सोनी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन जो है, थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन, उनको ये डेडिकेटेड है। आइए कुछ देख लेते हैं। शेक्सपियर dedicated his youthful poems Venus and Adonis and the Lucree to Henry Wriothesley. उन्होंने हेनरी रॉथस्ले को ये डेडिकेट किया है। और हेनरी रॉथस्ले कौन है दोस्तों? वही है थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन। ध्यान दीजिएगा, हेनरी रॉथस्ले वाज द थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन। ये पोस्ट है दोस्तों, अर्ल की पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। अर्ल ऑफ सदम्पटन है वो, थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन है, तो नाम है हेनरी रॉथस्ले।
Venus and Adonis created by Shakespeare during 1592-93. It was first printed in a quarto of 1593. Lucrece was published in 1594. तो एक्स्ट्रा नॉलेज आप नोट कर लें, याद रखिएगा। और ये दोनों ही कविताएं, दोनों ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं दोस्तों, और ये डेडिकेटेड हैं हेनरी रॉसले द थर्ड अर्ल ऑफ सदरलैंड को। जूलियस सीजर फॉल्स इन द पॉइंट ऑफ द टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर को जब लिखा गया तो वो समय जो था वो क्या था, कॉमेडी और हिस्ट्री के बीच का समय था, कॉमेडीज और ट्रेजेडीज के बीच का समय था, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज के बीच का समय था, ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस के बीच का समय था। यहां पर आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना होगा। वो ये कह रहे कि जब शेक्सपियर ने जूलियस सीजर को लिखा तो वो समय किस प्रकार की रचनाओं के मध्य का समय था। क्या उन्होंने कॉमेडीज और हिस्ट्रीज के मध्य में इसको लिखा, कॉमेडीज और ट्रेजेडीज के मध्य में इसको लिखा, हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज के मध्य में इसको लिखा, ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस के मध्य में इसको लिखा? तो दोस्तों सही आंसर जो है वो है हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज, क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो हिस्टोरिकल वर्क जो है वो देखने को मिलते हैं पहले, उसके बाद में इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजेडीज लिखना प्रारंभ किया है, और जूलियस सीजर जो है इन दोनों के मध्य का वर्क है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल एलिमेंट भी इसमें कहा जाता है और ट्रेजेडी भी ये एक है। तो दोनों ही प्रकार का जो अमलगमेशन है, मिश्रण है, वो आपको इसमें देखने को मिलता है। ये थोड़ी है, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर थर्ड चाइल्ड है जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। आपको बहुत अच्छे से याद है जॉन शेक्सपियर, चारों राइटर जो टीजीटी में हैं उन चारों राइटर के जो फादर का नाम है दोस्तों वो जॉन है। बहुत अच्छी बात है, इजीली आपको याद हो जाएगा, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। देखिए दोस्तों कोटेशन आ गई है कि शेक्सपियर के किस प्ले में ये पंक्ति हमको देखने को मिलती है। देयर नीड्स नो घोस्ट, किसी भी प्रेत आत्मा की आवश्यकता नहीं होती है। माई लॉर्ड, मेरे आका, कम फ्रॉम द ग्रेव, कि वो आए और ग्रेव से निकले, टू टेल अस दिस, और हमको ये सब बताए। यानी किसी बात को जानने के लिए हमें ऐसे किसी प्रेत की आवश्यकता नहीं है जो अपनी ग्रेव से निकल करके बाहर आए और हमें सच्चाई को बताए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, घोस्ट की बात हो रही है तो घोस्ट की बात किस प्ले में हुई है आप समझ जाएंगे। किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट। दोस्तों याद रखिएगा मैकबेथ के अंदर विचेस की बात है, हैमलेट के अंदर घोस्ट की बात है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, हैमलेट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। आप स्टडी करते रहिए। जो लोग जूनियर का फॉर्म भरेंगे या भर दिए हैं वो लोग भी थोड़ा सा सचेत रहें, अपनी इस स्टडी को, टीजीटी की स्टडी को आप स्पॉइल मत कीजिएगा, इसको एज यूजुअल चलने दीजिएगा, क्योंकि उसमें जूनियर में सिलेबस में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, अनसीन पैसेज, इस तरह से सिलेबस दिया है, उसको ओपन बिल्कुल भी नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही ब्रॉड वो क्षेत्र हो जाता है, कुछ नहीं पता कहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं कुछ मटेरियल उस ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप लोग उस मटेरियल को, उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस मटेरियल को आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा। तो अपनी स्टडी करते रहिए, फोकस रखिए, जितना वर्क कराया जा रहा है उस पर विश्वास रखिए, उसको करिए, और जो भी डाउटफुल आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज मैंने कहा था उनको नोट कीजिएगा, जब समय आएगा तो मैं आपसे मांगूंगा और फिर उनका सभी का सॉल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू सो मच।